लास्ट क्लास में जैसे हमने एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको ये बताया कि एक्सप्लोजन के केस में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जिस स्टेट में रहता है, एक्सप्लोजन के बाद भी सेंटर ऑफ मास उसी स्टेट में रहता है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सप्लोजन मिड एयर में हो रहा है, जैसे आपने कोई पार्टिकल को हवा में फेंका और वो हवा में ही बीच मिड एयर में वो एक्सप्लोड कर जाता है। तो अगर वो पार्टिकल किसी भी पाथ में जा रहा था और उसका मिड एयर में एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होने के बाद वो कई सारे टुकड़ों में बट भी जाता है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसी रास्ते पे चलता जाएगा जिस रास्ते पे वो पार्टिकल ओरिजिनली मूव कर रहा था। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे हमने कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यहां से उसको हमने किसी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो ये जो मोशन हमको दिख रहा है ये ऑब्वियसली एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अगर एंगल थीटा के एंगल प्रोजेक्ट किया गया है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा था, लेकिन मिड एयर में ये एक्सप्लोड कर जाता है और एक्सप्लोड करने के बाद कई छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये उसी रास्ते पे अभी भी कंटिन्यू करेगा जिस पाथ पे वो ओरिजिनली पार्टिकल जा रहा था। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है कोई भी पार्टिकल ना हो, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसी रास्ते पे जाएगा जहां पर वो पार्टिकल ओरिजिनली जा रहा था। और हो सकता है कि अब अलग अलग पार्टिकल कहीं अलग अलग जाके गिर रहे हो, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी पोजीशन वही रहेगी जो ओरिजिनल पार्टिकल की थी। ठीक है, तो आपको यहां पे याद रखना है कि इफ पार्टिकल इज exploded in mid air, then the center of mass will continue to move in the same path. ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसी पाथ पे अभी भी कंटिन्यू करता रहेगा जिस पाथ पे वो ओरिजिनली जा रहा था। जैसे एक प्रॉब्लम हम करते हैं इसके ऊपर, अब पार्टिकल क्वेश्चन है ये, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 40√2 मीटर पर सेकेंड at an angle of 45 degrees। ठीक है, फिर लिखा है कि at the highest point of trajectory it explodes into two equal parts and one of the parts comes to rest just after explosion। ठीक है, एक्सप्लोजन के बाद एक पार्ट रेस्ट में आ जाता है, जस्ट एक्सप्लोजन के बाद रेस्ट में आता है, बाकी उसका आगे मोशन हो सकता है। फाइंड द position where the second part falls on the ground। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद द स्पीड ऑफ 40√2 at an angle of 45 degrees। हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचता है तो ये पार्टिकल दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसमें से एक टुकड़ा रेस्ट में आ जाता है जैसे आपको दिया है, और अगर ये मान लो रेस्ट में आ जाता है तो ऑब्वियसली सीधे नीचे गिर जाएगा, क्योंकि रेस्ट में आगे कोई स्पीड नहीं बची, वो सीधे नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो दूसरा टुकड़ा है वो कहीं और जाके गिरेगा, और हमको यही पता करना है कि दूसरा टुकड़ा कहां गिरेगा। ठीक, हमको ये पता है कि जिसको सेंटर ऑफ मास है, अगर ये इस रास्ते पे कंटिन्यू कर रहा, इस पर रास्ते में जा रहा था, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये अभी भी उसी रास्ते पे जाकर कहीं ग्राउंड में गिरता। तो ये जहां पर भी ग्राउंड में गिरता, ये पोजीशन होती सेंटर ऑफ मास की।
ठीक है, सेंटर ऑफ मास उसी रास्ते पे कंटिन्यू करता। एक टुकड़ा सीधे नीचे गिर गया और दूसरा टुकड़ा कहीं जाके ग्राउंड में गिरा, तो ये दो टुकड़े में इसकी पोजीशन कहां है ये हमको पता है, इसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो अगर ये m का मास था, सॉरी मान लो 2m का मास था, तो दो इक्वल पार्ट मतलब m और m में गिर गया, टूट गया। एक m यहां पे आके गिर गया, एक m यहां पे आके गिर गया, तो दूसरा m कहां गिरा वो बताना है। बाकी हमको पता है कि सेंटर मास उसी पाथ में कंटिन्यू करता रहता, तो सेंटर मास उसी पाथ में कंटिन्यू करता, तो सेंटर ऑफ मास जहां गिरता वो रेंज के बराबर दूरी होती, और रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, तो रेंज की वैल्यू हो जाती 40√2 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, तो रेंज हो जाता 1600, 320 मीटर। ठीक है, तो 320 मीटर्स उसकी रेंज होती, और हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी होती जहां पे सेंटर मास गिरता, ये 320 मीटर होता, क्योंकि सेंटर मास उसी रास्ते पे भी चलता। ये 320 है, तो ऑब्वियसली बीच वाला पार्टिकल जो यहां पर बीच एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ है, तो ये दूरी जो है हम कह सकते हैं कि ये 160 मीटर्स होगी, और ये दूरी भी जो होगी 160 मीटर्स होगी। ठीक, अब आप ये समझे कि ये पार्टिकल जो था ये दो पार्ट में बढ़ गया, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये किसका किसका है, इसका और इसका सेंटर ऑफ मास है ये, क्योंकि यही पार्टिकल दो टुकड़ों में बटा, इसमें से एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल इधर गिरा, एक पार्टिकल इधर गया, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पर आना चाहिए। और क्योंकि ये दोनों पार्टिकल के मास बराबर हैं, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होना चाहिए इसके, और अगर बीचों बीच होना चाहिए तो ये अगर ये 160 मीटर है तो ये भी 160 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला मास जो गिरा है वो कितनी दूरी पर गिरा है, ये है 320 प्लस 160, तो इसकी दूरी हम यहां से बता सकते हैं 320 प्लस 160 इज इक्वल टू 480 मीटर। इसका मतलब जो दूसरा पार्ट गिरा होगा वो 480 मीटर पे गिरा होगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कभी एक्सप्लोजन होता है तो सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पे कंटिन्यू करता है जिस पाथ में वो ओरिजिनली जा रहा था। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और हम पढ़ते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है कि दो मासेस होते हैं और इनके बीच में एक स्प्रिंग अटैच होती है। अगर आपने इनके बीच में एक स्प्रिंग अटैच करी है और ये दोनों मासेस को अगर हम सिस्टम के अंदर ले लेते हैं, तो जो स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर का है। और अगर स्प्रिंग का जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है। कोई बाहर से आके फोर्स नहीं लगा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब कि इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हम मोमेंटम को कंजर्व करवा सकते हैं, और अगर कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो हम लोग एनर्जी को भी कंजर्व करवा सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम स्प्रिंग और मास से रिलेटेड होंगी उसमें फ्रिक्शन नहीं होने पर एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, और स्प्रिंग का फोर्स क्योंकि इनका इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट है, कोई बाहर से आके कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसे केसेस में आप मोमेंटम भी कंजर्व करवा सकते हो। तो दो तरह की इक्वेशंस हमको फ्रेम करनी पड़ती है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, अब होता क्या है स्प्रिंग मास की प्रॉब्लम में कि अगर मान लो मैंने इसको एक वेलोसिटी दे दी राइट में, तो जब वेलोसिटी दे देंगे राइट में, तो ये जब आगे जाएगा तो स्प्रिंग को खींचेगा, तो ये भी आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे ये दो मास हैं, एक मास यहाँ एक मास यहाँ है, मैंने इसको वेलोसिटी दे दी, ये आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बीच एक दूसरे के नजदीक आएंगे, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, फिर ये दूर जाएंगे, फिर नजदीक आएंगे। तो जब मोशन होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि स्प्रिंग बढ़ती घटती जाएगी और ये दोनों मास कभी इधर आएंगे कभी इधर आएंगे, इस तरह से इनका मोशन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको जो स्प्रिंग मास की प्रॉब्लम्स आती हैं तो दो चीजें पूछी जाती हैं।
एक ये पूछा जाता है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, या जब मासेस दूर चले गए तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है। अब इस बात को याद रखो कि जितना मैक्सिमम कंप्रेशन होता है स्प्रिंग में उतना ही मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है, तो दोनों एक ही बात है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, एक ये सवाल पूछा जाता है। और दूसरा ये पूछा जाता है कि ये दोनों मासेस जो हैं जब ये मोशन कर रहे हैं तो इन दोनों की मैक्सिमम स्पीड कितनी रही होगी पूरे मोशन में। ठीक है, तो हम दोनों पार्ट को एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम कंप्रेशन के बारे में और दूसरे पार्ट में मैक्सिमम स्पीड के बारे में। दो इक्वेशंस आपको हमेशा याद रखनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर द होल सिस्टम एंड एनर्जी कंजर्वेशन फॉर द होल सिस्टम। ठीक, तो अगर एक स्प्रिंग के संग दो मासेस अटैच हैं, किसी भी एक मास को स्पीड दे दी तो अब इनके बीच में स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी फिर घटेगी। आप ये बात याद रखें कि जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा उस समय दोनों ही मासेस की जो स्पीड होगी वो बराबर होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये दो मासेस हैं, अगर ये दोनों अलग अलग स्पीड से चलेंगे तो इनके बीच की लेंथ बढ़ेगी अगर स्पीड अलग है, या घटेगी स्पीड अलग है। अगर ये ज्यादा तेजी से चल रहा है तो लेंथ को घटाता जाएगा और ये ज्यादा तेजी से चल रहा है तो लेंथ को बढ़ाता जाएगा। तो इनके बीच की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, इनके बीच की लेंथ बढ़ सकती है घट सकती है। तो स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन अगर दोनों किसी समय बराबर स्पीड से चलने लगेंगे तो उस समय स्प्रिंग की लेंथ जो है ये या तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका है इस समय या मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है। तो आप इस बात को याद रखें कि जब भी हम मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करते हैं तो दोनों मासेस की जो स्पीड होती है वो बराबर होती है। मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, एट दिस टाइम द स्पीड ऑफ masses आर इक्वल। ठीक है, दोनों मास इक्वल स्पीड से ट्रेवल करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक मास है और ये दूसरा मास, और इन दोनों ही मासेस में इसका मास है m1 का, इसका मास है m2 का। अगर मैंने कोई स्पीड दे दी इसको मान लो v0 की, तो आगे के मोशन में जब भी मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तो जो दोनों की स्पीड होगी वो बराबर होगी। तो कुछ देर के बाद की सिचुएशन ऐसी मान लेते हैं जिसमें ये दोनों मासेस आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। इसकी स्पीड अगर v है तो इसकी स्पीड भी v होगी। इस समय स्प्रिंग में या तो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो अब यहां पे अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो दो इक्वेशन बननी है, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या बन सकती है, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनेगी, इसका मोमेंटम कितना है m1 v0, इसका मोमेंटम कितना है 0, क्योंकि ये तो मोशन कर ही नहीं रहा है। फाइनली इस m1 वाले का मोमेंटम है m1v का और m2 वाले का मोमेंटम भी है m2v का, तो हम लिख देंगे m1v प्लस m2v। ये पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की आएगी जिससे हम v निकाल लेंगे। और दूसरी इक्वेशन बनती है एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन में आप लिखते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 v0 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ में थी तो स्प्रिंग की कोई एनर्जी नहीं है। फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 v स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ m2 v स्क्वायर, और स्प्रिंग के पास एनर्जी है हाफ के x स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन है। यहां से v निकालेंगे, इधर रख देंगे तो x जो होगा इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम करके देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन ये है
कि दो ब्लॉक का सिस्टम है, ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, इसको 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी है, केस का है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग। ठीक है, तो हमको जैसे पता है कि जिस भी समय मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है उस समय ये दोनों मासेस इक्वल स्पीड से चल रहे होंगे। तो इसकी स्पीड भी v है, इसकी स्पीड भी v है, ये 2 kg का मास है, ये 1 kg का मास है। तो पहली इक्वेशन किसकी बनेगी? मोमेंटम कंजर्वेशन की। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? 2 kg की वेलोसिटी 0 है, 1 kg की वेलोसिटी 3 है, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम में 2 kg की वेलोसिटी v है और 1 kg की वेलोसिटी भी v है, यहां से v आ जाएगा 1। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन। इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, और स्प्रिंग की एनर्जी है हाफ इंटू के 100 इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक, इसी से एक्स निकालना है, तो हाफ तो सब में हट जाएगा, ये बचेगा 9 इज इक्वल टू 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज 3v स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो 3 बचेगा, प्लस 100 एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो जाएगी √6 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि सब एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। ये मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। तो सिंपल तरीका है, एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, एक इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी में x का टर्म आता है स्प्रिंग की एनर्जी, वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम में जो दूसरा पार्ट पूछा जाता है वो होता है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स। वो कैसे करना है इसको समझते हैं। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन हमने सीख लिया, दूसरा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक्स। आपने एक ब्लॉक को जो स्पीड दे दी है वो उसकी मैक्सिमम स्पीड ही होती है। दूसरे ब्लॉक की जनरली स्पीड पूछी जाती है, मैक्सिमम क्या होगी। तो देखो करना क्या है, आपको याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एनी ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड होगी, द स्प्रिंग will be in natural length। ठीक है, मतलब जब भी किसी भी ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी तो स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल होती है, क्योंकि अगर स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल नहीं होगी तो जो भी एनर्जी हमने दी थी वो एनर्जी का कुछ हिस्सा स्प्रिंग की एनर्जी में भी चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम हो, तो स्पीड मैक्सिमम का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, और काइनेटिक एनर्जी तभी मैक्सिमम हो सकती है जब स्प्रिंग ने अपने पास कोई एनर्जी ना रखी हो, सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाए। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे तो उस समय दोनों जो स्प्रिंग होगी उसकी लेंथ नेचुरल होगी। ठीक, और ये याद रखना है स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक इज नॉट मैक्सिमम एट सेम टाइम। मतलब अगर ब्लॉक ए की स्पीड मैक्सिमम है तो उसमें ब्लॉक बी की स्पीड मैक्सिमम नहीं होगी, और जिसमें ब्लॉक बी की स्पीड मैक्सिमम है उसमें ब्लॉक ए की स्पीड मैक्सिमम नहीं होगी। तो मैक्सिमम स्पीड होंगी दोनों ब्लॉक की, लेकिन दोनों ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड अलग अलग इंस्टेंट पे होगी, अलग अलग समय पर होगी। ठीक है, तो अगर इतना हमने समझ लिया तो अगर हमको यह दिया है कि ये स्प्रिंग और मास का सिस्टम है जिसमें हमने इसको स्पीड दे दी है v0 की, ये मास है m1 का, मास है m2 का, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी स्प्रिंग में जब भी इन दोनों ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी तो उस समय स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल होगी। ये ब्लॉक v1 की
ये ब्लॉक V2 की स्पीड से जा रहा होगा, हो सकता है उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हो लेकिन जा रहा होगा, और इस समय स्प्रिंग के लिए नेचुरल है और ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी। जब V1 मैक्सिमम होगा तो V2 मैक्सिमम नहीं होगा, और जब V2 मैक्सिमम होगा तो V1 मैक्सिमम नहीं होगा। अभी हम फिलहाल इंटरेस्टेड है कि इक्वेशन क्या क्या बनेगी। तो पहली इक्वेशन बनेगी मोमेंटम कंजर्वेशन। स्प्रिंग मास सिस्टम में दो इक्वेशन बनती है, एक बनती है मोमेंटम कंजर्वेशन की और दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, m1 इंटू वी नॉट, इसका जीरो है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये मोमेंटम कंजर्वेशन बन गई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बनेगी एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बनेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 v नॉट स्क्वायर। फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 v1 स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ m2 v2 स्क्वायर। जहाँ पे स्प्रिंग के पास कोई भी एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं है तो स्प्रिंग की कोई एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी। v1 v2 में दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे और क्योंकि स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो v1 v2 की दो दो वैल्यूज आएंगी। इन दोनों में एक बार v1 ज्यादा होगा और एक बार v2 ज्यादा होगा, तो v1 की ज्यादा वैल्यू v1 की मैक्सिमम स्पीड है और जो v2 की ज्यादा वैल्यू है वो v2 की मैक्सिमम स्पीड के बारे में बताएगा, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशंस फ्रेम करनी है v1 और v2। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो सेम टाइप की प्रॉब्लम है कि यहां पर दो मासेस हैं और हमें दोनों की मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। और अगर हमको ये दिया है कि इसके पास स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड की, ये 1 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, तो आपसे पूछता है क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ठीक है। हालांकि अगर हम इस समय ये रुका हुआ है और ये 3 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, लेकिन फिर भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी स्पीड मैक्सिमम होगी तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होगी। 1 kg 2 kg ये जा रहा है v1 की स्पीड से, ये जा रहा है v2 की स्पीड से, और हमें v1 v2 चाहिए, ठीक। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, 2 kg का मोमेंटम 0, 1 kg का मोमेंटम 1 इंटू 3, इसका मोमेंटम 1 इंटू v1 और इसका मोमेंटम 2 इंटू v2, तो हमको मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। ये फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में इसकी एनर्जी 0, इसकी एनर्जी हाफ 1 3 स्क्वायर, इसकी एनर्जी पहले इसकी एनर्जी हाफ 1 v1 स्क्वायर और उसकी एनर्जी हाफ 2 v2 स्क्वायर। स्प्रिंग की एनर्जी 0 है क्योंकि स्प्रिंग के अंदर कोई कंप्रेशन एक्सटेंशन नहीं है, तो यहां से हो जाएगा 9 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। दो इक्वेशंस हैं, v1 v2 में ये और v1 v2 में ये। तो हमें मान लो v2 निकालना है तो v1 को एलिमिनेट करेंगे और हम यहां से कह सकते हैं कि v1 की वैल्यू है 2v2 माइनस 3, ठीक। ये v1 उठाकर हम यहां रख देंगे, ठीक है। तो v1 को हमने यहां से निकाला और यहां रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2v2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। अब एक्सपैंड करते हैं इसको, तो 4v2 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 4 3 12, 12v2 प्लस 2v2 स्क्वायर, ठीक। तो 4v2 स्क्वायर और 2v2 स्क्वायर मिलके मिल जाएगा 6v2 स्क्वायर, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12v2 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां से v2 को कॉमन ले लेंगे तो v2 और 6 भी चला जाएगा तो बचेगा v2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा बच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब v2 की दो वैल्यूज आएंगी, v2 या तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन 0 होना है, तो या तो ये 0 हो या ये 0 हो, ये 0 होगा तो v2 0 हो जाएगा और दूसरा ये 0 होगा तो v2 2 हो जाएगा। तो v2 की वैल्यू या तो 0 होगी या 2 होगी, और हमें अगर मैक्सिमम पूछा है तो v2 जो इसकी स्पीड थी, इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक। अगर हमें दूसरे वाले की मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो v2 जो हमने निकाला है, इस v2 को उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं,
तो हम जब पुट करेंगे V2 की वैल्यू 0 तो V1 आ जाएगा -3 और यहाँ पे V2 को अगर हम 2 रख देंगे तो V1 आ जाएगा कितना 1। ठीक, -3 का मतलब सिर्फ डायरेक्शन का है, वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आप ले सकते हैं। तो आपको -3 भले ही आया है बट जब आंसर लिखेंगे तो उसकी मॉडुलस वैल्यू लिखेंगे, मतलब 3 लिखेंगे। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि V1 की दो वैल्यूज आई हैं 3 और 1 और V2 की दो वैल्यूज आई हैं 0 और 2, तो आप ये कहोगे कि V2 की मैक्सिमम स्पीड 2 है और V1 की मैक्सिमम स्पीड 3 है। तो जब V2 की मैक्सिमम स्पीड 2 थी उस समय V1 की मैक्सिमम स्पीड नहीं थी, V1 की कुछ और स्पीड थी, और जब V1 की मैक्सिमम स्पीड 3 थी तो V2 की उस समय मैक्सिमम स्पीड नहीं थी, कुछ और थी। ठीक है, तो आपको जब भी दो आंसर मिलेंगे तो V2 की जो दो वैल्यूज आई हैं इसमें से V1 की दो वैल्यूज निकालो, नेगेटिव साइन पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, और इन दोनों में V2 की दो वैल्यूज में ये V2 की वैल्यू ज्यादा है तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड हो गई, इन दोनों V1 की स्पीड ज्यादा तो ये V1 की मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मासेस की स्पीड दे दी जाए, क्योंकि अभी हम लोग एक ही मास की स्पीड कंसीडर कर रहे हैं। मान लो आपसे एक आ जाता है कि दोनों मास की स्पीड है, ये स्प्रिंग ये मास, आपको दिया है कि ये 1 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, इसकी स्पीड है 3 के बराबर, इसकी स्पीड है मान लो 6 के बराबर। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि इन दोनों की 3 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों की मैक्सिमम स्पीड बताओ। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ मासेस। तो तरीका वही है कि हम ये कहेंगे कि जब भी स्पीड मैक्सिमम होगी तो ये दोनों ब्लॉक उस समय इक्वल स्पीड से चल रहे होंगे, सॉरी इक्वल स्पीड नहीं, स्प्रिंग में एक्सटेंशन 0 होगा, ये V1 की स्पीड से चल रहा है, ये V2, ये 1 kg, ये 2 kg। ठीक है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन ना है ना ही कंप्रेशन। तो पहली क्वेश्चन अगर मोमेंटम कंजर्वेशन की बनाते हैं तो 1v1 प्लस 2v2, सॉरी यहां पे देखेंगे, आई एम सॉरी, पहला इनिशियल मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम है 1 × 3, इसका मोमेंटम है 2 × 6, ये 1v1 प्लस 2v2, तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू V1 प्लस 2v2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन की, तो इसकी एनर्जी है हाफ 1 3 स्क्वायर प्लस हाफ 2 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी एनर्जी है हाफ 1 V1 स्क्वायर और दूसरे की है हाफ 2 V2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16 36 72 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो दो इक्वेशन से दो अननोन है, हम मान लो V1 को हटाकर V2 को निकालना चाहेंगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि V1 की वैल्यू है 15 माइनस 2V2 और उसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या बन जाएगी सेकंड में पुट अगर करते हैं तो सेकंड इक्वेशन जो थी वो लिखी थी 81 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी आ गई है 15 माइनस 2V2 का होल स्क्वायर प्लस 2V2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर इज 225 प्लस 4V2 स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 15 30 60 60 V2 प्लस 2V2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये V1 का नहीं V2 का स्क्वायर है, V2 है यहाँ पे, तो 4V2 और 2V2 मिला के हो जाएगा 6V2 स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस 60V2 और ये 225 माइनस 81 अगर करते हैं तो हो जाएगा 125 105 और प्लस 104 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करना है तो ये सब 2 से कैंसिल हो जाए, 144 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सब 6 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस 10V2 प्लस 6 to 12 24 इज इक्वल टू 0,
और V2 में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस माइनस रूट ओवर 100 माइनस 24,496 डिवाइडेड बाई 2। तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस माइनस 2 बाई 2। तो V2 की एक वैल्यू आ जाएगी 5 और V2 की जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 10 माइनस 2 मतलब 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 12 बाई 6 आएगी, एक आएगी 6 ऐड करेंगे तो, और एक आएगी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियसली ये ज्यादा है तो V2 की मैक्सिमम वैल्यू 6 कह सकते हैं। अब V2 की वैल्यू जब 6 है तो V1 कितना है, तो आप देख सकते हैं मैंने वहां पर लिखा था कि V1 इज इक्वल टू 15 माइनस 2V2, ये लिखा था। ठीक, तो अगर हम V2 की वैल्यू यहाँ 6 पुट कर देंगे तो V1 की वैल्यू उस समय कितनी आ जाएगी, 6 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगी, और जब हम V2 की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो 15 माइनस 8 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि V2 की मैक्सिमम स्पीड 6 है और V1 की मैक्सिमम स्पीड 7। ठीक है, तो अगर हम इनकी मैक्सिमम स्पीड पूछी थी तो एक की मैक्सिमम स्पीड 6 आएगी और एक की मैक्सिमम स्पीड 7 आएगी। ठीक है, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्प्रिंग मास सिस्टम की प्रॉब्लम कर सकते हैं जब मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना हो वो आपको बताया, या हमें किसी की मैक्सिमम स्पीड निकालनी हो बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिजन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कितने टाइप के अलग अलग कोलिजन होते हैं, फिर हर कोलिजन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।